वेलकम। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला। पेटला यानी कि नी कैप और उसका बार बार डिसलोकेट होना। ये एक नी जॉइंट का मॉडल है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो बोन है वो है पेटला। पेटला हमारे थाई बोन जो कि ऊपर की बोन है इसके साथ आर्टिकुलेट करती है और एक जॉइंट बनाती है जिसे हम पेटलोफेमोरल जॉइंट बोलते हैं। और ये अप एंड डाउन मूव करती है जैसे ही हम घुटने को मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। फीमर के लोअर पार्ट पे एक डिप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया, और पेटला इस ट्रोक्लियर ग्रूव में रेस्ट करती है और बाहर की तरफ डिसलोकेट होने से रोक जाती है। पेटला के ऊपर में क्वाड्रिसेप्स मसल अटैच होती है जो 4 ग्रुप ऑफ मसल से मिलकर बनती है। पेटला के लोअर पार्ट पे ये पेटला टेंडन है जो टिबिया यानी कि शिन बोन पे अटैच होता है। और जब हम नी को सीधा करते हैं तो जो क्वाड्रिसेप्स की पावर है वो पेटला और पेटला टेंडन के थ्रू टिबिया यानी कि शिन बोन पे ट्रांसफर होती है और जिसकी मदद से हम घुटने को सीधा कर पाते हैं। रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला यूजुअली यंगर एज ग्रुप में देखा गया है, स्पेशली गर्ल्स में जो कि 12 to 25 ईयर्स की एज ग्रुप में होती है। इसके मेनली 2 रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज ट्रोमेटिक कॉज, जिसमें घुटने में चोट लगने से, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरीज में या ट्विस्ट करके हम घुटने के बल गिर गए हैं, उसमें जो घुटने के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि मिडिल रेटिनाकुलम और एक एमपीएफएल लिगामेंट जो पेटला को थाई बोन से कनेक्ट करता है और स्टेबलाइज करता है, वो टूट जाता है और उसकी वजह से पेटला बाहर की तरफ डिसलोकेट हो जाती है। फर्स्ट टाइम डिसलोकेट होने के बाद डॉक्टर आपके पेटला को रिड्यूस करता है और उसको स्टेबलाइज करता है, बट मिडिल रेटिनाकुलम या एमपीएफएल की इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट हीलिंग होने की वजह से पेटला स्टेबलाइज नहीं हो पाती और वो बार बार डिसलोकेट होती रहती है, जिसे हम रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला बोलते हैं। जो सेकंड कॉज है वो है एनाटॉमिकल कॉजेस। इसमें जो फर्स्ट है वो है ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया। जो फीमर का लोअर पार्ट है उसमें एक डिप्रेशन होता है जिसको हम ट्रोक्लियर ग्रूव कहते हैं और पेटला इस ग्रूव में रेस्ट करती है और इस कंस्ट्रक्ट की वजह से, इस एनाटॉमी, इस बनावट की वजह से पेटला स्टेबलाइज रहती है और वो डिसलोकेट नहीं करती है। बट कुछ केसेस में ये ट्रोक्लियर ग्रूव एकदम फ्लैट होता है या इसकी डिप्रेशन काफी शैलो होती है जिसकी वजह से पेटला एडिक्वेटली स्टेबलाइज नहीं हो पाती और वो डिसलोकेट करती रहती है, जिसे हम ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया कहते हैं। सेकंड जो कॉज है वो है पेटला आल्टा, यानी कि पेटला अपनी जगह से थोड़ी सी ऊपर लोकेटेड है। इंस्पाइट की जो ट्रोक्लियर ग्रूव है वो एडिक्वेट है, बिल्कुल भी शैलो नहीं है, बट पेटला उस ग्रूव से थोड़ी सी ऊपर है तो उसे इस ग्रूव की एडवांटेज नहीं मिलती और वो एक फ्लैट सरफेस जो थाई बोन का है उसके साथ जॉइंट बनाती है और बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते समय डिसलोकेट हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है पेटला टेंडन का बाहर की तरफ अटैच होना। इसकी वजह से जब क्वाड्रिसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है घुटने को सीधे करते समय तो जो फोर्स का वेक्टर है वो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से पेटला टिल्ट करती है और वो बाहर की तरफ डिसलोकेट हो जाती है। ये यूजुअली फ्लैट फिट और जिनोवेल्गम यानी कि नॉकनीज में देखा गया है। और जो फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज है वो है मसल इम्बैलेंस का। क्वाड्रिसेप्स मसल 4 मसल से मिलकर बनती है। जो अंदर वाली मसल्स है उसका नाम है वास्टस मीडियालिस और जो बाहर की मसल है वो है वास्टस लेटरलिस। बट कई रीजंस की वजह से वास्टस मीडियालिस यानी कि अंदर वाली मसल्स वीक हो जाती है। इसकी वजह से बाहर वाली मसल्स ओवर डोमिनेट करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वो पेटला को बाहर की तरफ टिल्ट करके डिसलोकेट करा देती है। आइए हम समझते हैं कि रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला को मैनेज कैसे किया जाए। जैसे कि पेटला डिसलोकेशन के कई सारे रीजंस हैं। आपके डॉक्टर आपको क्लिनिकली असेस करके एक्सरेज और एमआरआई को देख करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से पेटला बार बार डिसलोकेट हो रही है, और इन सबको समझ के वो आपकी फर्दर मैनेजमेंट को प्लान कर सकते हैं। सो फर्स्ट, अगर एमआरआई में ट्रोक्लियर डिस्प्लेसिया आया है यानी कि जो ट्रोक्लियर ग्रूव है जहाँ पे पेटला फीमर में सीट करती है वो फ्लैट है या शैलो है, सो सर्जरी की मदद से हम उस फ्लैट ट्रोक्लिया को डीप करके जैसा वो नेचुरल ट्रोक्लिया होना चाहिए वो बना सकते हैं।
इसमें हम कार्टिलेज को रियलाइन करते हैं और सूचर एंकर की मदद से उसे दोबारा फिक्स कर देते हैं। इस प्रोसीजर को हम ट्रोक्लियोप्लास्टी कहते हैं। नेक्स्ट इज हाई राइडिंग पेटला, यानी कि पेटला अपनी ट्रोक्लियर ग्रूव से ऊपर प्रेजेंट है। उस केसेस में हम सर्जरी की मदद से पेटला को अपनी ट्रोक्लियर ग्रूव में लेकर आते हैं। पेटला टेंडन को डिस्टलाइज करके यानी कि नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इससे भी पेटला अपने ट्रोक्लियर ग्रूव में नीचे आ जाती है और वो डिसलोकेशन से बच जाती है। थर्ड इज जीनोवेल्गम और फ्लैट फुट, इसे भी हम सबसे पहले करेक्ट करते हैं और इसके बाद भी अगर पेटला टेंडन बाहर की तरफ रिलोकेटेड है तो हम उसे दोबारा रीअटैच करके उसे सेंटर में दोबारा स्क्रूज की मदद से फिक्स कर देते हैं, जिसको हम टिबियल ट्यूबरकल ऑस्टियोटोमी कहते हैं। और ये भी मल्टीपल टाइप्स की होती है, सो डिपेंडिंग ऑन कैसी पैथोलॉजी है उस तरीके की ऑस्टियोटोमी को प्रेफर करते हैं। जो लास्ट मोस्ट कॉमन कॉज है वो मसल इम्बैलेंस का है, जिसमें कि जो अंदर की मसल है वास्टस मीडियालिस वो वीक होती है। इसमें हम मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और स्पेशल वीएमओ एक्सरसाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट स्टार्ट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये इम्बैलेंस करेक्ट हो जाता है और जो ये वीकर मसल है वो बाहर की ओवर डोमिनेंट मसल्स के पैरेलल आ जाती है और इससे भी पेटला बाहर की तरफ डिसलोकेट होने से प्रिवेंट हो जाती है। जो ट्रोमेटिक कॉज है जिसमें मीडल रेटिनाकुलम या एमपीएफएल लिगामेंट जो कि इनएडिक्वेटली हील हुआ है, इसमें हम सर्जरी की मदद से आप ही की बॉडी से ग्रेसिलिस टेंडन को हार्वेस्ट करते हैं और उसको हम सूचर एंकर्स की मदद से पेटला और फीमर के अक्रॉस फिक्स करते हैं और जो मिडल रेटिनाकुलम है उसको भी हम स्पेशल थ्रेड्स की मदद से रिपेयर कर देते हैं और ऐसा करने से हमारा पेटला बार बार डिसलोकेट होने से बच जाता है। चाहे वो ट्रॉमेटिक कॉज हो चाहे वो एनाटॉमिकल कॉज हो, इन सभी प्रोसीजर में एक प्रोसीजर कॉमन है, वो है एमपीएफएल लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि पेटला के बार बार डिसलोकेट होने की वजह से ये लिगामेंट स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है या इनसफिशिएंट हो जाता है। सो इन दोनों ही कॉजेज में हमें एमपीएफएल लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना एकदम नेसेसरी हो जाता है ताकि रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला एडिक्वेटली क्योर हो सके। आज हम इस वीडियो में रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला की सर्जरी के बारे में बात करते हैं। पेटला जिसको हम नी कैप या घुटने की कटोरी कहते हैं, जो कि हमारे घुटने के फ्रंट में रहती है और ये कई कारणों की वजह से घुटने से बार बार साइड में उतर जाती है। इसको हम रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला कहते हैं। रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला के सभी फैक्टर्स में एक चीज़ कॉमन होती है, जो है एमपीएफएल लिगामेंट का टूटना या उसका ढीला पड़ जाना। एमपीएफएल पेटला के इनर बॉर्डर या अंदर के बॉर्डर को थाई बोन से कनेक्ट करता है और स्टेबलाइज करके रखता है, जिसकी वजह से पेटला बार बार डिसलोकेट नहीं होती। एक सिंपल एनिमेशन वीडियो के थ्रू हम ये समझते हैं कि एमपीएफएल रिकंस्ट्रक्शन किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम पेटला में 2 टनल्स ड्रिल करते हैं जहाँ पर एमपीएफएल नॉर्मली अटैच होता है। इन 2 टनल्स में हम ग्राफ्ट को सूचर एंकर की मदद से पेटला में फिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम ग्राफ्ट के जो दूसरा एंड है उसको हम थाई बोन में एक बायस स्क्रू की मदद से फिक्स कर देते हैं और हमारा एमपीएफएल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। रियल सर्जरी में हम इमेज इंटेंसिफायर या पोर्टेबल एक्सरे की मदद लेते हुए पेटला में 2 टनल्स बनाते हैं जहां पर नॉर्मली एमपीएफएल अटैच होता है। इन दोनों टनल्स के थ्रू हम एक फाइबर टेप को पास करते हैं। ये फाइबर टेप ग्राफ्ट के अलावा इंटरनल ब्रेस का काम करता है और जो नया लिगामेंट बनेगा उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है, जिससे फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। पेटला के थ्रू फाइबर टेप पास हो जाने के बाद इन दोनों पायलट होल्स में ग्रेसिलिस टेंडन ग्राफ्ट को हम एक स्पेशल सूचर एंकर्स की मदद से एमपीएफएल के अटैचमेंट पॉइंट्स पे फिक्स करते हैं। यह दोनों एक स्पेशल बायोटिनोडेसिस सूचर एंकर्स हैं जो कि बायोकम्पोजिट मटेरियल के बने होते हैं और टेंडन या ग्राफ्ट को बोन से फिक्स करते हैं और टाइम के साथ ये बोन में डिसॉल्व हो जाते हैं और इनसे बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। फाइबर टेप और ग्राफ्ट को पेटला पे सूचर एंकर की मदद से सिक्योरली फिक्स करने के बाद हम इन दोनों को थाई के इंसिजन से रिट्रीव कर लेते हैं। इसके बाद जो एमपीएफएल लिगामेंट थाई बोन पे जहाँ अटैच होता है उसे हम लोकलाइज कर लेते हैं और उस पॉइंट पे एक टनल बनाते हैं और जो ग्राफ्ट और फाइबर टेप का कंस्ट्रक्ट है इन दोनों को हम इस टनल के थ्रू पास करते हैं और इसे
थाई बोन में एक बायो स्क्रू की मदद से सिक्योरली फिक्स कर लेते हैं। ये बायो स्क्रू भी उन्हीं सूचर एंकर्स की तरह एक बायो कंपोजिट मटेरियल का बना होता है, जो कि टाइम के साथ बोन में डिसॉल्व हो जाते हैं और बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती हैं। इस पूरी सर्जरी में कोई भी इम्प्लांट ऐसा नहीं यूज़ किया जाता जो मेटल का हो। सारे इम्प्लांट ही डिसॉल्विंग टाइप के बायो कंपोजिट मटेरियल के होते हैं। सर्जरी के एंड पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा नया MPFL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, ये पेटला को डिसलोकेट होने से रोकता है और पेटला को नी जॉइंट में स्टेबलाइज करता है। इसके अलावा हमने इस MPFL में एक फाइबर टेप को भी ऐड किया है, जो इस MPFL लिगामेंट को रीइंफोर्स करती है और इसके फेलियर के चांसेस को काफ़ी कम कर देती है। एक अंडर सुपरविजन रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद पेशेंट अपने घुटने की सारी रेंज ऑफ मूवमेंट्स को अचीव कर लेता है और कुछ ही हफ्तों में वो बिना ब्रेस या वॉकर की मदद के बिना वो अपने सारी डेली एक्टिविटीज़ कर सकता है और विद टाइम वो अपनी पहले की तरह जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो करता था वो सब भी रिज्यूम कर लेता है। जैसे कि रिकरेंट डिसलोकेशन और पेटला के कई सारे रीजंस हैं। कई बार एक ही पेशेंट में मल्टीपल रीजंस भी प्रेजेंट होते हैं। सो डॉक्टर को काफ़ी विजिलेंट होना चाहिए और उसे इन सभी कॉजेज़ को असेस करना चाहिए और एक्सरे और CT और MRI की मदद से अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करके एक राइट प्रोसीजर को प्लान करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला से कम्प्लीटली रिकवर हो सके। होप रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पेटला जैसे वास्ट टॉपिक के कॉजेज़ के बारे में और उसके बारे में कैसे उसे मैनेज किया जाए, इस सब की क्लैरिटी मैंने एक छोटे से वीडियो में देने की कोशिश करी है। और स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट हो रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी।